नमस्कार, मैं गिरजेश से अपने चैनल प्रोटिंको में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग एक विशेष प्रैक्टिस सेट की तरफ चल रहे हैं। विशेष प्रैक्टिस सेट मतलब जूनियर भर्ती परीक्षा के लिए 17 तारीख को है, उसका एक रिवीजन मात्र है। जल्दी जल्दी प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं। आपने किताबें बहुत पढ़ ली होंगी, लेकिन अब ये जो है प्रैक्टिस सेट आपको ये दिखाएगा कि आप कितने पानी में हैं और क्या आपकी तैयारी है। और थोड़ी बहुत अगर चूक होगी तो यहाँ से ये पूरी हो जाएगी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं बहुत तेज़ी के साथ। कुछ करंट के प्रश्न हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आ रहा है, और आ रहा है तो बिल्कुल इसको शेयर करें ताकि मुझे इससे हौसला मिले और मैं अच्छा करने का प्रयास करूं। चलिए शुरू करते हैं। वर्ष 2021 में पहला प्रश्न है, वर्ष 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र विदेशी हैं। प्रश्न जल्दी होंगे ताकि आपकी तैयारी में विघ्न न पड़े। एकमात्र विदेशी कौन है? एंजेला मर्केल हैं, बोरिस जॉनसन हैं, शिंजो अबे हैं या डोनाल्ड ट्रंप हैं। 2021 में पद्म पुरस्कार मिले थे। भारत सरकार का गृह मंत्रालय से जो है जारी करता है। इस वर्ष एक जोड़ी जो है मामलों सहित कुल 119 पद्म पुरस्कार दिए गए थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस साल कुल 119 पद्म पुरस्कार दिए गए थे, 119 पुरस्कार दिए गए थे। इसमें जो है किसे एकमात्र विदेशी को पद्म पुरस्कार मिला, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न नंबर इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, शिंजो अबे। सार्वजनिक मामले में पद्म पुरस्कार दिया गया शिंजो अबे को, ये एकमात्र विदेशी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स CRI, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के 16वें संस्करण के अनुसार सर्वाधिक आपदाजनक मौसम की घटनाओं के कारण सर्वाधिक प्रभावित देशों में भारत की रैंक क्या है? मतलब जो सर्वाधिक आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें भारत की रैंक कौन सी है, इसे जान लीजिए। एक चीज़ तो ये ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है जर्मनी का एक थिंक टैंक है, जिसने अपने 16वें संस्करण में भारत को जो है 7वीं रैंक प्रदान की। मतलब आप ऐसे याद कर सकते हैं कि भारत में दुनिया में 7 अजूबे हैं और भारत का जो है 7वां रैंक है किसमें? ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। मतलब पर्यावरण के आपदा से सबसे अधिक नुकसान वाले देशों में भारत का 7वां स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में किस राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की हाल में ही मंजूरी मिल गई है? मतलब त्रिस्तरीय पंचायती राज क्या होता है ये भी जान लीजिएगा। 1992 में कुल 73वें संविधान संशोधन में यह अपनाया गया था। पंचायती राज के 3 स्तर होते हैं। पहला जो होता है वो होता है ग्राम। पहला क्या होता है? ग्राम होता है। दूसरा जो है ग्राम पंचायत पहला होता है। दूसरा जो है ब्लॉक होता है, और तीसरा जो है मंडल स्तर होता है या जिला परिषद होता है। 3 होते हैं। इसको हाल ही में एक प्रदेश ने अपनाया है और वो प्रदेश है ऑप्शन नंबर डी। तो ये कब लागू हुआ था? 1992 में। ठीक है, और जम्मू और कश्मीर ने जल्द ही इसे अपनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा कहाँ पे? लंदन में, पेरिस में, बर्लिन में, जिनेवा में। G7 शिखर सम्मेलन का माने कि जून 2021 में इसे जो है सम्मेलन को होना था, और ये कहाँ आयोजन किया जाएगा ये आपको बता देना है। तो आप जान लीजिए ये जो है लंदन में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे? लंदन में। और इसकी अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। तो जी शिखर सम्मेलन लंदन में आयोजित किया जाएगा, जो 46वां होगा। ये भी याद रखिएगा, 46वां सम्मेलन होगा और जो लंदन में होगा, और इसकी अध्यक्षता जो है मोदी जी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा तेजी से चल रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में विघ्न न हो। किताबें देखते रहिए, लेकिन ये सिर्फ प्रैक्टिस सेट है ताकि आपको ये लगे कि आप कितने पानी में हैं और तैयारी आपकी कितनी अच्छी हुई है। देखिएगा, द लैंग्वेज ऑफ हिस्ट्री, संस्कृत नेरेटिक्स ऑफ मुस्लिम पार्ट्स पुस्तक किसने लिखी है? ये एक पुस्तक है। इसे किसने लिखा है ये आपको बता देना है। तो इतिहासकार एक थे जिनका नाम था आर डे टुस्के, ठीक है।
इन्होंने जो है एक पुस्तक लिखी, द लैंग्वेज ऑफ हिस्ट्री, संस्कृत नेट्रिक्स ऑफ मुस्लिम पार्ट्स, ठीक है, उसी का यहाँ पर विश्लेषण है। और ये पुस्तक किसने लिखी, मैंने आपको अभी बता दिया, कौन बताया, आर डे टुस्के ने द लैंग्वेज ऑफ हिस्ट्री संस्कृत नेट्रिक्स ऑफ मुस्लिम्स, किसने लिखा, आर डे टुस्के, ठीक है, अंग्रेजी में लिखा गया पुस्तक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि नीति आयोग ने भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी के बारे में हाल ही में एक श्वेत पत्र जारी किया है। इस श्वेत पत्र का शीर्षक है, मैं नीति आयोग ने, योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग किया गया, आप जानते होंगे। नीति आयोग ने एक जन स्वास्थ्य निगरानी के बारे में हाल ही में एक श्वेत पत्र जारी किया है। इस श्वेत पत्र का शीर्षक है, इसका शीर्षक क्या है, इसका शीर्षक ये है, ये पहले जान लीजिए कि 14 दिसंबर सन 1920 ईस्वी को ये जारी किया गया था, ठीक है। और इसका जो है नाम है, शीर्षक है विजन 2035, ठीक है, विजन 2035, ठीक है। ये जो है जन सामान्य के स्वास्थ्य की देखरेख के लिए बनाया गया है, ठीक है। और इसे किसे जारी करना है ये भी जान लीजिएगा, इसे अमिताभ कांत ने और इनका नाम एक और है वीके पॉल और अमिताभ कांत ने संयुक्त रूप से इसे जारी किया है। तो नीति आयोग ने जल्द ही स्वास्थ्य निगरानी के लिए एक श्वेत पत्र जारी किया जिसका नाम है विजन 2035। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, फोर्ब्स पत्रिका ने वर्ष 2020 में दुनिया के 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची हाल ही में जारी की। इस सूची में शामिल किए गए भारतीय हैं निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर मल्होत्रा, किरण मजूमदार शाह, रेणुका जनी, रोशनी नादर मल्होत्रा और निर्मला सीतारमण, सभी को इसमें स्थान मिला है। इसमें जो है ऑप्शन नंबर कूट कौन सा सही होगा, तो कूट दिया है 1 2 नहीं, 2 3 नहीं, इसमें सभी डी ऑप्शन सही है, 1 2 3 4, मैंने सभी को मिला है। निर्मला सीतारमण को 41वां स्थान मिला है, यहाँ पे 41वां स्थान मिला है, और रोशनी नादर को 55वां स्थान मिला है, ठीक है। और लैंडमार्क समूह के अध्यक्ष जो है रेणुका जगतियानी, उनको 98वां स्थान मिला है। तो इस प्रकार से सभी महिलाओं को फोर्ब्स की सूची में शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 की 5वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति की बैठक हाल ही में संपन्न हुई। इस बैठक के लिए गए निर्णयों के अनुसार निम्न में कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है। करा आरबीआई की बैठक अभी हुई 2020-21 के लिए, इसमें जो है 5वीं द्विस्तरीय मौद्रिक नीति के बारे में कुछ निर्णय लगे, करा है उसमें से कौन सा एक जो है सही नहीं है। तो करा है कि रिजर्व रिपो दर जो है 3.35%, रिपो दर 4.5%, नगद आरक्षित अनुपात CRR 3% और बैंक दर 4.25%। तो करा इसमें से कौन एक सही नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संघाई सहयोग संगठन SCO के शासनाध्यक्षों की परिषद की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की थी। संघाई सहयोग संगठन, ध्यान दीजिएगा, संघाई सहयोग संगठन SCO के शासनाध्यक्षों की बैठक हुई थी, 19वीं बैठक थी, और इसकी अध्यक्षता किसने की, तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, वेंकैया नायडू ने। वेंकैया नायडू ने उसकी अध्यक्षता की थी, किसकी, संघाई सहयोग संगठन SCO की अध्यक्षता वेंकैया नायडू ने की थी। अगला प्रश्न करा है कि भारत ने हाल ही में भारतीय नौसेना की स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागिर को जलावतरित किया। इस श्रेणी की पनडुब्बियों का डिजाइन किस देश ने तैयार किया है, माने कि इस पनडुब्बियों का डिजाइन जो है किस देश ने तैयार किया है, यह आपको बता देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। किसने किया है, फ्रांस, ठीक है। तो स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बियां हैं उनका जो है डिजाइन फ्रांस ने तैयार
किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस स्थान का नाम बताइए जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद जहां परिनिर्वाण प्राप्त किया था उस स्थान का नाम कुशीनगर है। उस स्थान का नाम जो है कुशीनगर है। ठीक है, आगे देखिएगा। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका कौन सा? ए, तोमर वंश का। तोमर वंश का शासन था। ठीक है, और अनंत पाल जो है, ये भी एक प्रश्न पूछता है कि तोमर वंश का संस्थापक कौन था? तो उनका नाम था अनंग पाल। अनंग पाल जो है तोमर वंश के संस्थापक थे और 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में दिल्ली में इन्हीं का शासन चल रहा था। किसका? तोमर वंश का। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इब्न बतूता जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? पहले तो ये जानिए कि वो मोरक्को का रहने वाला था। मोरक्को का रहने वाला था कौन? इब्न बतूता। कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का, जो अफ्रीका में है। ठीक है, अफ्रीका में है कौन? मोरक्को, वो वहाँ का रहने वाला था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे जो है अपना राजदूत बनाकर चीन भी भेजा था, ये भी जान लीजिएगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपना राजदूत बना के चीन भेजा था। तो ये प्रश्न पूछता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजदूत बनाकर किसे भेजा था? तो इसे भेजा था, किसे भेजा था? इब्न बतूता को। इब्न बतूता को। तो कंफर्म हो गया कि कौन किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में आया था। ये जो है मोरक्को अफ्रीका का रहने वाला था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे जो अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। किसे? इब्न बतूता को। बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? आपको याद होगा कबीर दास की सभी रचनाएं जो हैं बीजक में हैं। तो बीजक के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सी, कबीर दास। बीजक के लेखक कौन है? कबीर दास। आगे देखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ स्थित है? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ स्थित है? तो अलाई दरवाजा जो है नई दिल्ली में स्थित है। इसे जो है इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। तो ये अलाई दरवाजा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। अलाई दरवाजा दिल्ली में अलाउद्दीन ने बनवाया था। अलाउद्दीन, अलाई और दिल्ली याद कर लेंगे। आगे देखिएगा। बक्सर के युद्ध के बाद के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आ गया था। बक्सर की लड़ाई के बाद किसने जो है? तो अवध के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हंटर आयोग किसके विकास पर बल दिया? हंटर आयोग ने किसके विकास पर बल दिया? किसके विकास पर? प्राथमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा। तो हंटर आयोग ने सबसे अधिक प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया। किसमें दिया? प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया। और हंटर आयोग की स्थापना जो है कब हुई थी? ये भी जानिएगा 1882 में लॉर्ड जो है रिपन द्वारा। तो रिपन द्वारा हंटर आयोग की स्थापना हुई 1882 में और उसने जो है प्राथमिक शिक्षा पर सबसे अधिक बल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 ईस्वी में शुद्धि आंदोलन शुरू किया गया। तत्वबोधनी सभा की स्थापना हुई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। सूर्योदय भूदान आंदोलन शुरू किया गया। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में क्या किया गया, ये प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक महत्वपूर्ण व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला
तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये भी जान लीजिए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन कब हुए, तो एक हुआ 1930 में, दूसरा 31 में और तीसरा 32 में। ठीक है, 30, 31, 32 में तीनों बार गोलमेज सम्मेलन हुआ और तीनों में किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया। और यहीं एक प्रश्न और पूछता है, किसने सिर्फ एक बार भाग लिया? तो महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। आगे बढ़िए। उपनयन संस्कार से क्या तात्पर्य है? ये प्रश्न पूछ रहा है। उपनयन संस्कार से क्या तात्पर्य है? बच्चों को एक औपचारिक नाम दिया जाता है, बच्चे को सूर्य चंद्र की औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, बच्चे का विवाह किया जाता है। तो ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? उपनयन संस्कार में ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उपनयन संस्कार को जनेऊ संस्कार भी या यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसमें बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत हिस्सा घेरा हुआ है? भारत ने पृथ्वी के धरातल का कुल कितना हिस्सा घेरा हुआ है? तो ये आपको बताना है 3.4, 4.4, 5.4, 2.4। तो बता दें, भारत ने पृथ्वी का कुल जो है 2.4% हिस्सा घेरा हुआ है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से 17.75 हिस्सा घेरा हुआ है। तो जमीन की दृष्टि से 2.4 और जनसंख्या की दृष्टि से 17.75। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत है सतपुड़ा, नीलगिरी, अरावली या विंध्य पर्वत। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका सी, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान में है और सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरावली, भारत में अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीन है। भारत का अगला प्रश्न है, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? दामोदर, गोदावरी, हुगली या स्वर्णरेखा। भारत का रूर, ठीक है, भारत का रूर किस नदी को कहा जाता है? ठीक है, तो इसमें दामोदर नदी को ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। दामोदर नदी को भारत का रूर कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके नदी बेसन में कोयला की अधिकता पाई जाती है। कोयला के उत्पादन के कारण, उपलब्धता के कारण दामोदर नदी को भारत का रूर कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में कोई क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है, ये मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है? मैंने भारत में कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है, इसका कारण बताना है। मैग्नीशियम की बहुलता, संचित ह्यूमस, फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति, फास्फोरस का बहुतायत। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, फेरस। ठीक है, इसमें जो है सिलिका और आयरन की अधिकता होती है, माने फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मिट्टी का रंग लाल पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है भाई? खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वहन के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती हैं या पशुपालन किए जाते हैं, उसे पारंपरिक रूप से नाम दिया जाता है क्या? जीविका कृषि, मिनिमलिज्म खेती, कोटा खेती और संस्थागत खेती। माने खेती का वह रूप जिसमें जो है सभी प्रकार के खाद्यान्न उत्पन्न किए जाते हैं, उसे सिर्फ और सिर्फ जीविका खेती के नाम से जाना जाता है। उसमें किसान सिर्फ अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कार्य करता है। आगे बढ़िएगा। भारत के किस तटवर्ती शहर की सबसे लंबी समुद्री पुल अवस्थित है? माने कि भारत के किस तटवर्ती शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल स्थित है? रामेश्वरम, चेन्नई, मुंबई और विशाखापट्टनम। तो ये आपको बता देना है। तो आप जाने होंगे अभी कि मुंबई में हाल ही में सबसे लंबा समुद्री पुल बनाया गया था, जिसका नाम है सी लिंक। नाम भी जान लीजिएगा, सी लिंक समुद्री पुल बनाया गया था सबसे लंबा, और जिसकी लंबाई जो है, ये भी जान लीजिए, जिसकी लंबाई जो है 5.6 किलोमीटर है। और इसे बनाने वाला हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा बनाया गया था। ये जो है पश्चिमी और दक्षिणी
मुंबई को जोड़ता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। तो कहाँ है? मुंबई में है। आगे, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष जो है कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 9 दिसंबर 1946 को इन्हें जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और 11 दिसंबर 1946 को और 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। तो 2 प्रश्न, पहला अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और पूछ दिया कि पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो राजेंद्र प्रसाद। कंफ्यूज नहीं होना है, पहला अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत का एकमात्र राज्य जहां सामान्य सिविल कोड का प्रावधान है। भारत का एकमात्र राज्य जहां पे सामान्य सिविल कोड का प्रावधान है, कौन सा है? ये बता देना है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा, गोवा। कौन सा है? गोवा है, जहाँ पे धर्मनिरपेक्ष सेकुलर कानून जो है होता है। यहाँ पे सभी धर्म के सभी लोगों के लिए एक ही कानून होता है और जिसे अभी देश में लागू करने की बात हो रही है। आगे बढ़िएगा। राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यसभा के सदस्यता के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा, 30 वर्ष। कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। किस अनुच्छेद के अनुसार? तो ये भी जान लीजिए, अनुच्छेद 84 के अनुसार राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए और वो कम से कम भारत का नागरिक होना चाहिए। तो राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। अगला प्रश्न, हमारा शरीर पीएच सीमा के भीतर काम करता है। हमारा शरीर जो है पीएच सीमा के अंतर्गत काम करता है, ये आपको बता देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है ये कि हमारा शरीर कितने पीएच पर काम करता है। हमारा शरीर कितने पीएच के अंदर काम करता है? 8 से 9, 6 से 7 और 7 से 7.8, 6 से 6.8 कितने पीएच पे काम करता है, ये आपको बता देना है। तो ये ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सी, 7 से 7.8 हमारे शरीर का पीएच का मान होता है। पीएच का मान 7 से कम होता है तो अम्लीय, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। पीएच का मान अगर 7 से कम है तो अम्लीय हो जाता है और पीएच का मान जब 7 से कम होता है तो अम्लीय हो जाता है तथा जब 7 से अधिक हो जाता है तो क्षारीय हो जाता है। ये आपको ध्यान देता है। और एक प्रश्न ये भी पूछता है एक लाइन में कि रक्त द्वारा ऑक्सीजन का संचरण में, ठीक है, पीएच कितना होता है? तो वो होता है 7.4। ठीक है, अगर ये प्रश्न पूछे कि रक्त में पीएच का मान कितना होता है तो 7.4 होता है। ठीक है, रक्त में पीएच का मान 7.4 होता है। 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय। हमारा शरीर जो है 7 से लेके 7.8 तक कार्य पीएच पे काम कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक साथ कई प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम है, कौन है भाई? बॉक्साइट, कैल्साइट, कैलेमाइट और गैलेना। एल्युमिनियम का सबसे बड़ा अयस्क कौन है? तो सभी लोग जानते हैं बॉक्साइट है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा, कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? विश्व का सबसे छोटा अंडा देने वाला जीवित पक्षी कौन है? हार्नबिल, हंगिंगबर्ड, गल, कठफोड़वा। कौन है भाई? तो ये सभी को पता है, सबसे छोटा पक्षी भी होता है हंगिंगबर्ड और सबसे छोटा पक्षी कौन है? हंगिंगबर्ड है और सबसे छोटा अंडा भी हंगिंगबर्ड ही देगा। तो 2 प्रश्न, विश्व का सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन है? हंगिंगबर्ड है और सबसे छोटा अंडा देने वाला भी हंगिंगबर्ड है। और कहाँ पाया जाता है? तो ये चिली में पाया जाता है। कहाँ पे? चिली में पाया जाता है, चिली के जंगलों में पाया जाता है। आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी पर एनीमिया होता है? एनीमिया किसकी कमी पर होता है? एनीमिया माने खून की कमी, किसकी कमी पर होता है? तो लोहा की कमी पर।
लोहा की कमी पर अनीमिया हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, लोहा की कमी पर अनीमिया हो जाता है। ये प्रश्न पूछ रहा है कि पहली समाधान तो निबंध चिन्हित करें कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ सकता है। अगर आप पहली तो समाधान तो निबंध के साथ क्या होना चाहिए ये आपको मिलान करना है। तो पहली का समाधान होता है तो निबंध का क्या हल होगा, लिखवाना होगा, अनुवाचन होगा या लिखना होगा। ये थोड़ा सा रीजनिंग का प्रश्न है, ये आप बताएंगे। तो हम लोग कहा थे पहली का समाधान हो तो निबंध क्या होता है, पहली का समाधान कराया जाता है और निबंध को लिखवाया जाता है। क्या कहता है, लिखवाना होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर लिखना होता है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा लिखना। पहली का समाधान, निबंध का लिखना। निबंध लिखा जाता है, पहली का समाधान किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, इमाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है। इमाम गांव कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात। इमाम गांव कहाँ स्थित है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा क्योंकि ये ताम्र पाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इमाम गांव ताम्र पाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती कहाँ पर है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है क्या हो जाएगा, सी से हो जाएगा, महाराष्ट्र में थी। कहाँ पे थी, महाराष्ट्र में थी इमाम गांव, जो ताम्र पाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती थी। कौन, इमाम गांव। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। निम्न में से कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। कौन सा ऐसा है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तो बिल्कुल सही आप लोग हैं, सी, यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, चलिए यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। अगला, उस स्थान का नाम लिखिए जहां पे अंततः जैन ग्रंथों का संकलन हुआ है। कहाँ पे, पावागढ़, कलिंग, श्रावणबेलागोल या बल्लभी। जहां पर जैन ग्रंथों का संकलन हुआ है वह स्थान। ठीक है, तो ये आपको बता देना है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, डी, बल्लभी में हुआ है। बल्लभी में जैन ग्रंथों का संकलन हुआ था। ठीक है, जैन ग्रंथों का संकलन कहाँ हुआ था, बल्लभी में हुआ है, करीब 513 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पे जाना जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे माना जाता है, लाइट ऑफ एशिया के रूप में किसे जाता है, महात्मा गांधी को महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। महात्मा बुद्ध को, जिन्हें गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। तो लाइट ऑफ एशिया कौन है, गौतम बुद्ध जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था। डायमेकस भारत आया था, किसके शासनकाल में आया था ये बता देना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, पहला चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या कनिष्क। तो किसके समय में डायमेकस भारत आया था, तो डायमेकस जो है बिंदुसार, ऑप्शन नंबर बी। डायमेकस किसके शासनकाल में आया था, बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित युग में कौन सा सही सुमेलित है, सुमेलित कर देना है इसको। पहला परमाल गरुड़, मलय केतु वराह, चंदेल राजलक्ष्मी, गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर जो है प्रतिहार भगवती। इसमें से मिलान कर देना है, कौन कहाँ पर है ये आपको मिलान कर देना है। तो इसमें से गलत छांटना था। गलत के लिए परमाल का गरुड़ नहीं होगा, परमाल का गरुड़ नहीं होगा। परमालों का राज की प्रतीक जो है सूर्यदेव का चिन्ह है। किसका है, सूर्यदेव का चिन्ह है। बाकी सब सही है। मलय केतु का बराह है, चंदेल का राजलक्ष्मी है और गुर्जर का भगवंती है। ठीक है, तो सारे ऑप्शन सही हैं, ये ऑप्शन सही हैं। एक जो गलत है वो है परमाल का गरुड़ न होकर क्या होगा, गरुड़ न होकर सूर्यदेव का चिन्ह है। किसका है, सूर्यदेव का चिन्ह है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग और बलि थे, भाग और बलि थे क्या थे, सैन्य विभाग, राजस्व के स्रोत, धार्मिक अनुष्ठान और प्रशासकीय विभाग।
भाग और बलि थे। तो इसमें क्या हो जाएगा, राजस्व के स्रोत थे। क्या थे? ऑप्शन नंबर बी, राजस्व के स्रोत थे भाग और बलि। चलिए ऑप्शन आगे आइएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? आपको बता देना है। अब्दुल रहमान ने हमीर रासो लिखा, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा, जगनिक ने आलाखंड लिखा, नरपत नाल ने बिसर देव रासो लिखा। तो इसमें जो है अब्दुल रहमान गलत है। अब्दुल रहमान ने संदेश रासक लिखा था, तो अब्दुल रहमान ने संदेश रासक लिखा था, ये गलत है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो लिखते हैं, जगनिक आलाखंड लिखते हैं, तो नरपत नाल बिसल देव रासो लिखते हैं। ऑप्शन इसमें जो है सी से हो जाएगा, क्योंकि ये सही मिलान नहीं है। आगे बढ़ते हैं। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? माने किस शासक ने एक तरफ संस्कृत के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनी, शेर शाह और अकबर। इसमें से चारों में से किसने जो है संस्कृत के साथ मुद्रा लेख जो है चांदी की मुद्राएं जो है निर्गत की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन? बी, महमूद गजनी। महमूद गजनी ने अपने सिक्कों पर एक और कालिमा का संस्कृत अनुवाद अंकित करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने? मोहम्मद गजनी ने संस्कृत के साथ सिक्के छपवाए थे। दीवान मुस्तख राज का संबंध किससे था? भू राजस्व, न्याय, दान या बाजार से? तो दीवाने मुस्तख राज का संबंध किससे था? भू राजस्व से था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए से हो जाएगा, भू राजस्व से था। ठीक है। अलाउद्दीन के समय विशाल प्रदेशों की खालसा भूमि में परिवर्तन कर दिया गया था, और उसी के समय ये जो है दीवाने माने अतः जो समस्याएं थी भू राजस्व को, उसको दूर करने के लिए अलाउद्दीन ने ये मुस्तख राज की व्यवस्था आरंभ की थी। चलिए आगे आइएगा। ये एक विभाग था जिसकी व्यवस्था लागू की थी। आगे देखिएगा, इनमें से किस सुल्तान ने सल्तनत की राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दी थी? किसने जो है दिल्ली से लेके आगरा स्थानांतरित की थी किस सल्तनत की राजधानी? इब्राहिम लोधी, शेर शाह, सिकंदर लोधी और अकबर। किसने जो है दिल्ली से आगरा राजधानी बदली थी, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी जो है लोधी वंश का द्वितीय सुल्तान था। कैसे? लोधी वंश का द्वितीय सुल्तान था, और उसने सन 1503 ईस्वी में दिल्ली से आगरा सल्तनत की राजधानी बना दी थी। ठीक है। और उसी ने जो है भूमि की माप के लिए गजे सिकंदरी का पैटर्न किया था। तो गजे सिकंदरी सिकंदर ने किया था, और राजधानी को दिल्ली से आगरा सिकंदर ने किया था। आगे बढ़िएगा। कह रहा है कि 1 और 2 से सुमेलित कर नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। इसको मिलाना है। कह रहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख अहमद सरहिंदी, दारा सिकोह और शेख शहाबुद्दीन कौन कहाँ है, ये आपको मिला देना है, सूचियों का मिलान करना है। तो देखिएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्तिया थे, चिश्ती से चिश्तिया याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो सरहिंदी थे वो नक्शबंदिया थे। सरहिंदी कौन थे? नक्शबंदिया थे। शेख अहमद सरबंदी नक्शबंदिया थे। दारा सिकोह जो है कादरिया संप्रदाय से थे, और शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दिया संप्रदाय से ताल्लुक़ रखते थे। तो हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं चिश्तिया थे, शेख अहमद जो है नक्शबंदिया थे, दारा सिकोह जो है कादरिया थे, शेख शहाबुद्दीन जो है सुहरावर्दिया थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी करने वाला उलेमा सदस्य कौन था? उलेमा सदस्य जो जौनपुर से अकबर के विरुद्ध जो है फतवा जारी किया था, तो ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल सही है, मुल्ला जादी था जिसने अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किया था, मुल्ला जादी। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों को सही कालक्रम के अनुसार श्रेणी में दिए गए कूट से मिलान करना है। तो चलिए, अहमद अब्दाली, मोहम्मद शाह, जहांगीर और बहादुर शाह दुर्ती। इसको लाइन से कर देना है। तो सबसे पहले आप जानिएगा जहांगीर था
जो 1605 से लेके 1627 तक था। जहांगीर के बाद दूसरा ऑप्शन किसका आता है? मोहम्मद शाह का था, जो 1719 से लेके 1748 तक रहा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन जो आता है वो आता है अहमद अब्दाली का, जो 1748 से लेकर रहा। उसके बाद तीसरा, चौथा और अंतिम है बहादुर शाह द्रुती। कौन है? बहादुर शाह द्रुती, जो 1838 में रहा। ठीक है, तो हो गया। सबसे पहले कौन था भाई? सबसे पहले जो है कौन था? जहांगीर था, आपको बताया गया। दूसरा लाइन किसकी है? दूसरा लाइन मोहम्मद शाह की है। मैंने पहले 3, फिर 2, फिर 1, फिर 4, 3 2 1 4। इसमें देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए, मुगल कालीन कृषि की अवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा शोध सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आईने अकबरी, अकबरनामा, मुंतखाब उल गुबाब और तारीख फरिश्ता। मुगल कालीन कृषि की अवस्था के बारे में सबसे बढ़िया जो है स्रोत कौन सा है? तो ये आप जान लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आईने अकबरी। आईने अकबरी। कृषि के बारे में जानना हो तो आईने अकबरी पढ़िए। कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच में हुए थे? अंग्रेज और कर्नाटक के नवाब, फ्रांसीसी कर्नाटक के नवाब, अंग्रेज पुर्तगाली और अंग्रेज और फ्रांसीसी। तो कर्नाटक का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। कर्नाटक का युद्ध जो है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। ठीक है, किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एटनी और लॉर्ड कर्जन। तो न्यायिक संगठन की रचना किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कूटों का सही मिलान करना है। लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब और बहादुर शाह। तो लक्ष्मीबाई कौन थी भाई? युद्ध में मारी गई थी। तात्या टोपे जो हैं, क्या हुआ इनका? गिरफ्तार हुए और फांसी पर लटका दिए गए। नाना साहब जो हैं नेपाल पलायन कर गए और बहादुर शाह रंगून में निर्वासित हो गए। ठीक है, तो लक्ष्मीबाई क्या हुई? युद्ध में मारी गई थी। तात्या टोपे जो है गिरफ्तार हुए, फांसी पर लटका दिए गए। नाना साहब जो है नेपाल में चले गए, पलायन कर गए और बहादुर शाह जो है रंगून से निष्कासित हो गए। आगे बढ़िए। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा और आगे भी इस तरह के वीडियो आते रहेंगे। शाम को, कल सुबह ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मैं दूंगा ताकि आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा मिल जाए। बहुत बहुत